रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ आ जाते हैं, तो ये जो प्रोसेस सांस लेने का अमल होता है इसे रेस्पिरेशन कहा जाता है और इस सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। एज यू नो कि कोई भी सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे ऑर्गन्स पे कंसिस्ट होता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और रेस्पिरेशन का प्रोसेस ज़रूरी क्यों है। पहले बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस ज़रूरी क्यों है। अब आप अपनी क्या क्या करते हैं डेली रूटीन पे थोड़ा गौर करें। भागते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, घर का काम करते हैं, बाहर का काम करते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप करते हैं। ये एक्टिविटीज़ करने के लिए आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। आप फूड लेते हैं, आपको पता होता है कि ये आपको क्या करेगा, ये आपको एनर्जेटिक बनाएगा, ये आपको बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। बट एक्चुअली होता ये है, आपको याद है मैंने आपको शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र किया था। शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स ये बहुत दोनों सेम चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो होता ये है कि जो खाना आपने लिया वो डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेशन के बाद जब ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, जब आपकी ये ब्लड्स के साथ मिल जाता है, तो वहाँ पे ये खाना एनर्जी नहीं बना सकता। मतलब ये ब्लड के साथ मिल गया तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो हमारी ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर होती हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये तीनों सेम चीज़ ही हैं। ये जो ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको तोड़ा जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, तब हमें एनर्जी मिलती है। मतलब अगर आप खाना खा रहे हैं और सांस नहीं ले रहे, तो आपने जो खाना खाया उससे आपको एनर्जी नहीं मिल सकती। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, और वो ऑक्सीजन आपकी जो बॉडी में, आपकी जो ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसको तोड़ती है। ठीक है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों के बीच में एक रिएक्शन होती है, और फिर जो रिजल्ट होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी आपने सुना होगा कि एक गैस है, और साथ में एनर्जी। तो इस प्रोसेस के थ्रू, मतलब ये जो प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेशन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं थोड़े से, क्योंकि मतलब आपको एनर्जी नहीं मिल सकती खाने से। जो आपने इतना सारा खाना खाया उससे आपको एनर्जी नहीं मिल सकती अगर आप ब्रीथिंग नहीं कर रहे, अगर आप रेस्पायर नहीं कर रहे, अगर आप सांस नहीं ले रहे, तो ये खाना आपके लिए यूजलेस है। तो ये जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के अमल को, जो भी आपके अब जब हम सांस लेते हैं तो ना सिर्फ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ और O2, ऑक्सीजन को O2 कहा जाता है, इसके साथ साथ और भी बहुत गैसेस होती हैं जो आप इनहेल करते हैं। नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी सराउंडिंग में, आपके इन्वायरमेंट में। जब आप सांस लेते हैं तो इस प्रोसेस को इनहेलेशन कहा जाता है। जब आप सांस बाहर की तरफ निकालते हैं या गैसेस बाहर की तरफ निकालते हैं अपनी बॉडी से, तो उसको एक्सहेलेशन कहा जाता है। अब ये एक्सहेलेशन और इनहेलेशन क्लियर हो गया। अब होता ये है कि जब आपने सांस ली, इनहेल किया, तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर गई, वहाँ पे इसने जाके ग्लूकोज के साथ रिएक्ट किया। ग्लूकोज और ये जो ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई, इसके रिजल्ट में बनती कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब वो जो एनर्जी है वो तो आपकी बॉडी खुद ही यूज़ करेगी, बाकी कौन सी चीज़ रह गई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे एक्सहेल करते हैं? जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उस टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से रिलीज हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, हम उसे अपनी बॉडी में नहीं रख सकते। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली रेस्पिरेशन का मकसद क्या है। रेस्पिरेशन का मकसद ये है कि आपको, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड की जाए। उस खाने में से जो आपने खाया था, जो चीज़ आपने ली थी, उसके हेल्प से उस खाने में से आपको एनर्जी प्रोवाइड की जाए। रेस्पिरेशन का बेसिक जो प्रोसेस है वो ये है। और फिर ऑक्सीजन, आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन, कोई भी सेल ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकता। अगर आप सांस ना लें तो आपकी, मतलब अगर इवन ये होता है कि अगर किसी ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कोई भी डिसऑर्डर आ गया, कोई डिसफंक्शनिंग आ गई और आपकी किसी बॉडी के ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो इसकी सूरत में वो जो ऑर्गन होता है वो डाई भी हो जाता है। आपने हार्ट अटैक सुना होगा ना, कि हार्ट अटैक क्यों होता है? तो हार्ट अटैक में भी यही होता है कि आपकी जो हार्ट होती है या उसकी कोई भी एक वेन होती है, उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलती, तब हार्ट अटैक होता है।
तो ये सारा जो आपकी बॉडी चल रही है ना, ये ऑक्सीजन की वजह से चल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वो अपनी एनर्जी बना सकते हैं। ग्लूकोज तो प्रेजेंट होता है ऑर्गन्स में और ब्लड में, लेकिन उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन ज़रूर होती है। मतलब रेस्पिरेशन की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पर जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ कि उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। पहला जो ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन में, वो होता है नोज, नाक। नाक के मुंह से भी होती है रेस्पिरेशन, लेकिन ज़्यादातर जो रेस्पिरेशन होती है वो नाक की हेल्प से होती है। नाक के अंदर प्रेजेंट होती है एक कैविटी, जिसे कहा जाता है नसल कैविटी। अब नसल कैविटी के बाद जो सेकंड, ये तो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लेरिंग्स। एक्चुअली लेरिंग्स का कोई अमल दखल नहीं है रेस्पिरेशन में, इससे ज़्यादा कि वो जस्ट जो आपने सांस ली नाक के थ्रू, वो नसल कैविटी, ये जो बाहर है इसे नाक कहा जाता है, लेकिन जैसे ये अंदर की तरफ आपकी जो नाक की अंदर का हिस्सा है ना, इसे नसल कैविटी कहा जाता है। अब ये जो नसल कैविटी है ये ओपन होती है लेरिंग्स में। लेरिंग्स जो होता है वो साउंड बॉक्स है। मैं बोल रही हूँ, आप बोलते हैं, तो ये जो आपकी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है ना, ये इस साउंड बॉक्स की वजह से हो रही है, इस लेरिंग्स की वजह से आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। और लेरिंग्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है विंड पाइप। विंड पाइप को ट्रेकिया भी कहा जाता है। फिर आगे चल के ये जो विंड पाइप होता है ये डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचेस में, और इन दोनों ब्रांचेस को ब्रोंकाई कहा जाता है। सिंगल को ब्रोंकस कहेंगे, दो हैं तो यहाँ पे हम ब्रोंकाई कहेंगे। फिर ये जो ब्रोंकाई होते हैं ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, आपको पिक्चर में क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं और उनको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। अब जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं ये ओपन होती हैं एक सेक लाइक, एक छोटा से गोल से स्ट्रक्चर है, पिंक आपको पिक्चर में नज़र आ रहे होंगे। ये जो छोटे से पिंक गोल हैं, छोटे से ओवल शेप्ड ऑर्गन्स हैं, इनको कहा जाता है एयर सैक्स और एल्व्यूलाई। एक्चुअली जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो यहीं पे होती है, इन एल्व्यूलाइज के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है। ये जो एल्व्यूलाई होते हैं ये कैपिलरीज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं हार्ट में। तो हार्ट में दो टाइप के ब्लड होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, और जो दूसरा ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड। ये जो एयर सैक्स हैं ये एक्चुअली हार्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, और हार्ट अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहाँ ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, वो ब्लड यहाँ तक लाती है कैपिलरीज में। जब ब्लड आता है तो वहाँ पे जो एल्वुला है वो उस ब्लड में ऐड करती जाती है ऑक्सीजन, तो ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पे जो आपकी मतलब एनर्जी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिक जो फंक्शन जो एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो ब्लड में ऑक्सीजन होगी वो चली जाएगी और बात ख़त्म, नहीं। फिर वो जो ब्लड में, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी जगह पे, इस एल्विलाई पे और एयर सेक्स पे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी, ऑक्सीजन रिलीज की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड से ली जाती है। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनर्जी के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन को ब्लड में ऐड करते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सकअप हो जाती है, ले ली जाती है, और फिर वो ऑक्सीजन कहाँ मूव करती है, एयर सेक्स में। एयर सेक्स के बाद वो वापस ब्रोंक्यूल में मूव करेगी, ब्रोंक्यूल के बाद ब्रोंकस में, ब्रोंकाई में, वहाँ से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से वापस नसल कैविटी में, और फिर हम सांस बाहर लेते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। और ये कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होती है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके अंदर ये सारी ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होती है, उसका मैं जिक्र करना भूल गई, दैट इज लंग। लंग्स जो होते हैं ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब दो प्रेजेंट होते हैं, पेयर की सूरत में प्रेजेंट होते हैं। ये मस्क्यूलर स्पंजी रेडिश ब्राउन कलर के ऑर्गन्स होते हैं, जो आपकी चेस्ट, ये जो चेस्ट है ना, इसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी, इसमें प्रेजेंट होते हैं अंडर द रिब केज। रिब केज जो मतलब रिब्स का एक बनाया हुआ ढांचा है, रिब की हड्डियों का बनाया हुआ एक ढांचा होता है, उसके अंदर ये क्लोज्ड होता है। ठीक है। अब ये सारा तो हो गया ब्रीथिंग के प्रोसेस। अच्छा, इसमें दो और ऑर्गन से मैं उनको डिस्कस करती चलूँ। ये जो आपकी रिब्स है ना, रिब्स के बीच में एक मसल प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल, और दूसरा मसल होता है लंग्स के नीचे,
एक मसल प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है डायफ्राम। ये दोनों मसल्स जो होते हैं वो ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। जो आप इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं ना, ये इस चीज में आपकी हेल्प करते हैं। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, इन दोनों चीजों को मिला के कहा जाता है ब्रीथिंग, सांस लेने का अमल। तो अब आ जाते हैं हम ब्रीथिंग की तरफ कि ब्रीथिंग में होता क्या है। अब जब आप सांस लेते हैं, गैस आपकी बॉडी के अंदर जाती है, तो आपकी बॉडी में जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं रिब्स के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्चुअली सांस आप बाद में लेते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने की वजह ये होती है कि आपकी जो ये थोरेसिक रीजन है ना, आपका जो मतलब वो फूल जाए, उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। अब जैसे ही आप सांस लेना चाहते हैं, तो आपकी जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं। और आपकी जो, आप सांस लेकर देख लें, कॉस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स ने कंट्रैक्ट किया और आपकी जो जो चेस्ट है, ये जो रिब केज है, ये अपवर्ड मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है और बाहर की तरफ मूव करता है। अब इसने अपवर्ड भी मूव किया, बाहर की तरफ भी मूव किया, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है। और फर्दर वो जो डायफ्राम है, आपके लंग्स के नीचे प्रेजेंट जो डायफ्राम है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर लेता है और वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, सीधा हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो चेस्ट कैविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। नीचे से डायफ्राम ने कर लिया, ऊपर से ऊपर की तरफ भी बढ़ गया वॉल्यूम, आगे की तरफ भी बढ़ गया, आउटवर्ड उसकी मूवमेंट हो गई। चेस्ट आपकी बाहर की तरफ थोड़ा मूव करती है जब आप इनहेल करते हैं गैसेस को। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है आपकी चेस्ट कैविटी का, जो आपको थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब फौरन से जो गैसेस होती हैं, जैसे ही वो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो गैसेस अंदर की तरफ मूव करती हैं, ट्रेकिया में जाएंगी, ट्रेकिया से सारा ब्रोंकियोल में जाएंगी, ब्रोंकियोल से फाइनली एल्विलाई में, और यहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज होगी। अब वहां से आपने एयर सेक्स में क्या हुआ, जो एल्विलाई थे, एयर सेक्स थे, वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन तो चली गई। अब वहां से दूसरी चीज कौन सी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस से सेम पैसेज के थ्रू ट्रेकिया में आएगी, ट्रेकिया के बाद आपकी नसल ग्रेविटी में आएगी, और फिर आप एक्सहेल करेंगे, सांस को बाहर की तरफ निकालेंगे। अब जब सांस को आप बाहर की तरफ निकालते हैं ना, तो आपके जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये फौरन से रिलैक्स हो जाते हैं, और आपकी जो चेस्ट कैविटी है, जो थोरेसिक कैविटी है, ये अंदर की तरफ मूव करती है, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, अंदर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करती है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। और जो डायफ्राम होते हैं वो डम शेप हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई। आपने नोटिस किया कि सांस लेते हैं तो एक आपको एक रिलैक्सिंग फीलिंग आती है, तो उसकी वजह ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं। आई होप आपको सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह हम डिजीजेज या डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। अल्लाह हाफिज़।